हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन लेक्चर्स नंबर 2। ठीक है, तो ये मिक्स प्रॉब्लम्स की सीरीज है और ये क्वेश्चन होमवर्क में था और मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, अ रिंग ऑफ मास m कैन स्लाइड ओवर द स्मूथ वर्टिकल रॉड। द रिंग इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k इक्वल्स टू 4 mg/r। ओके, वेयर 2r इज द नेचुरल लेंथ। जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है, the 2r is the natural length. The other end of the spring is fixed to the ground. Other end ground पे fix है and the horizontal distance is 2r from the base of the rod. The mass is released at a height of 1.5 r. ये 1.5 r के हाइट से इस मास को रिलीज करते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिंग एट रीचेस द ग्राउंड। मतलब जब ये ग्राउंड पे आता है तो इस इंटरवल में स्प्रिंग ने कितना वर्डन किया एंड सेकेंड इसकी स्पीड कितनी होगी ये निकालना है। चलो, इस क्वेश्चन की जो लेबलिंग है ये है 55%। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझ गए होगे कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इसको मैंने यहाँ से रिलीज किया है तो यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो स्प्रिंग का वर्डन निकालना है और साथ में इसकी स्पीड यहाँ पता करनी है कि यहाँ पे स्पीड उसकी कितनी होगी। ओके, तो देखो, चलो सबसे पहला काम है ये पार्ट सॉल्व करता हूँ। पूरे पेशेंस के साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ। वर्क डन बाय द स्प्रिंग। आपको पता है एक पार्ट कि स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कुछ और नहीं माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। इट इज ऑलवेज वैलिड। ये इक्वेशन हमेशा वैलिड है कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो स्प्रिंग का वर्क डन होगा माइनस साइन के साथ। ऑलवेज होल्ड करेगा तो ऑलवेज होल्ड करेगा। निकालते हैं। नेचुरल लेंथ 2r है। अच्छा, अगर ये 3r/2 है और ये 2r है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? हाइपोटेनस। लेंथ आएगा l, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट कर r का टर्म बाहर आएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और यहाँ से 9/4 आएगा। तो यहाँ से l की वैल्यू आ गई 16 और 9 25 r 5/2 दैट इज 2.5 r। ये तो इसका लेंथ आ गया। हम यूज करने जा रहे हैं स्प्रिंग का वर्क डन इज माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा तो स्प्रिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो स्प्रिंग का लेंथ 2r हो गया और नेचुरल लेंथ 2r है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई भी इलोंगेशन नहीं है। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? फाइनल जीरो माइनस इनिशियल इज हाफ k इंटू एक्स का स्क्वायर। इनिशियल कितना इलोंगेशन है? अगर ये लेंथ 2.5 r है और नेचुरल लेंथ 2r है तो इलोंगेशन कितना हो गया? 2.5 r में से आप 2r सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 0.5 r। तो 0.5 r के बराबर इलोंगेशन हुआ तो 0.5 r का होल स्क्वायर कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो स्प्रिंग का वर्क डन आया कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो माइनस माइनस को प्लस करेगा, प्लस k की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 4 mg/r। तो 4 mg/r इंटू ये r/2 है ना, तो r²/4 कर देंगे। r²/4, ये 4 से 4 कट जाएगा, r से एक r कटेगा और ये 1/2 mgr बनेगा। तो 1/2 mg/r एंड दिस इज स्प्रिंग वर्क डन। और ये पॉजिटिव आ रहा है, यस पॉजिटिव होना भी चाहिए, होना चाहिए था क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है। अब ब्लॉक नीचे को आ रहा है तो एंगल एक्यूट एंगल है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो वर्क डन हर हालत में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो आंसर इज mg/r/2। इसके बाद जो है पूछा गया था स्पीड बताइए कितना होगा? स्पीड बी पार्ट। अगर हमें जानना है कि स्पीड कितना होगा, बी पार्ट के लिए देखो लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उस ब्लॉक के बीडी में एक तो स्प्रिंग दिखेगा, दूसरा इस तरीके से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा एंड थर्ड mg आएगा। तो वर्क के नाम पे कौन करेगा? एक स्प्रिंग फोर्स का वर्डन आएगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन आएगा
और एक n का बर्डन आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी का स्क्वायर, और इनिशियल एनर्जी कितनी है 0, इनिशियल स्पीड 0 था। स्प्रिंग का बर्डन आप निकाल चुके हो दैट इज हाफ एम जी इज टू आर, और जो एम जी का बर्डन होगा वो एम जी इज टू एच, एम जी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो पॉजिटिव ऑर्डर दैट इज 3r/2, इसमें 3r/2 मल्टीप्लाई कर दो। एन का बर्डन क्या होगा 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है वेलोसिटी। अच्छा यहाँ से 3 और 1 क्या बनेगा 4/2, तो 2 और 2 इधर आके 4 बना देगा, तो v की वैल्यू हो जाएगी 2√gr एंड दिस इज योर आंसर। आपने देखा कि मैंने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन होमवर्क में था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं। ये क्वेश्चंस को रीड करो, इस क्वेश्चन को भी अगेन मैं 55% के लेवल पे रखूंगा। आपको वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना था। करा यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ कैपिटल L, एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ कैपिटल L है, sliding along its length on the horizontal table whose top is partially frictionless and rests on rough with the friction coefficient mu. If the rod after moving through the smooth part enter in the rough part with speed v0, यहाँ पे स्पीड v0 है और ये mu0 फ्रिक्शन कोफिशिएंट। What will be the magnitude of the friction force when its x length lie in the rough part during the motion? ड्यूरिंग द मोशन में जब इसका एक्स पार्ट इस पे जाता है, दैट मीन्स ये जब इस तरीके से हो जाता है ऐसे, और ये डिस्टेंस एक्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताओ। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन होगी, बट वो यहाँ के नॉर्मल रिएक्शन से आएगी, यहाँ कैंसिल आएगी। एक्चुअल में ना एन ना इसके हर डिफरेंशियल एलिमेंट लगेगा, हर डिफरेंशियल एलिमेंट पे सिमेट्रिकली सेम लग रहा है। इन जनरल हम लोग सेम मान के चल रहा है, क्योंकि इसका थिकनेस हम लोग नेग्लेजिबल मानते हैं, तो हर जगह हम लोग एन क्या मान लिए, सेम मान रहा है। अगर हम लोग हर जगह एन को सेम मान रहे हैं, हर जगह अगर एन को हम सेम मान रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स यहीं के नॉर्मल रिएक्शन से आएगा। तो ये वाला एन कितना होगा, ये वाला जो एन होगा, दिस एन इज नथिंग बट एम जी अपान कैपिटल एल, एम जी को एल से डिवाइड कर दिया और इस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया एक्स। तो कोई पूछे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, दैट इज कैनेटिक फ्रिक्शन है म्यू एम जी, म्यू है म्यू नॉट इंटू एन, एन आ गया एम जी एक्स अपान एल, एंड दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो हमने पहले पार्ट का आंसर लाया। ओके, नाउ बी पार्ट, determine the minimum value of v0 with which it must enter so that it lie completely on the rough region before coming to rest. रेस्ट में आने से पहले ये इस रफ रीजन पे चला जाए, तो इस v0 की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कुछ नहीं, सिंपल वर्क करते थ्योरम है। वर्क करते थ्योरम में क्या करना है आपको, बी पार्ट के लिए आपको क्या करना है, कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे भाई, एन तो वर्क करेगा नहीं, इसका एमजी वर्क करेगा नहीं क्योंकि मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो वर्क सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स करेगा, एंड फ्रिक्शन फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन आएगा ना, वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स का, वो आएगा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन, भाई एफ डीएक्स का इंटीग्रेशन, एफ ये है दैट इज म्यू नॉट एम जी अपान एल एक्स इंटू डीएक्स, माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया, क्यों भाई ब्लॉक आगे जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे कर काम कर रहा है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जीरो से लेके एल तक चलेगा, जीरो से लेके एल तक, क्योंकि जस्ट यहाँ तक लेके जाना है। तो ये वाला पॉइंट, ये आगे वाला पॉइंट का यहाँ से दूरी है एक्स, तो पूरा वहाँ पहुँच जाए, दैट मीन्स एक्स कितना हो जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा। कर दो इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू आ गई माइनस म्यू नॉट एम जी एल का स्क्वायर बाई 2, तो ये बन गया, एक एल कट जाएगा। वर्डन बाई ऑल फोर्सेस चेंज इन कैटेगरी, ये जो वर्कडन आया है ना म्यू नॉट एम जी एल अपान 2, दैट इज नथिंग बट फाइनल कैटेगरी 0, इनिशियल इज हाफ एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर। बस सॉल्व कर दिया, तो वी नॉट की जो वैल्यू आएगी, एम से एम कटेगा, 2 से 2 कटेगा, और ये बन जाएगा म्यू नॉट जी एल, वी नॉट इज अंडर रूट ऑफ
म्यू नॉट जी एल, एंड दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। हमने बी पार्ट को सॉल्व किया कि म्यू नॉट की वैल्यू वी नॉट की वैल्यू कितनी हो ताकि जस्ट रफ सरफेस पे जा सके। तो आंसर इज म्यू नॉट जी एल। ओके, अच्छा उन्होंने म्यू दे रखा है ना, मैं गलती से म्यू नॉट लिख लिया है, तो म्यू नॉट लिख लेना, एक ही बात है, समझ रहे होगे। सी पार्ट कह रहा है कि if the velocity is double the minimum velocity as calculated in part A, then what distance does it front end A would have traveled in rough regions before rod come to rest? Okay, if the velocity is double, अगर सी पार्ट के लिए वेलोसिटी डबल कर दिया जाए, मतलब इसका डबल हो जाए, तो बताइए कि ये कौन सा एंड कह रहा है? फ्रंट एंड। डज इट फ्रंट एंड बेसिकली व्हाट डिस्टेंस डज इट फ्रंट एंड ए वुड हैव ट्रेवल, फ्रंट एंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर कम्स इन रेस्ट। ओके, तो देखो अब इस पार्ट के लिए, सी पार्ट के लिए क्या है, वाकरती थ्योरम यूज करेंगे। दिस इज द इनिशियल कंडीशंस। फाइनल कंडीशंस में ये यहां पे आ जाता है, ये दूरी मैंने x1 मान लिया, तो इस ब्लॉक पे कौन फोर्स वर्क करेगा? फ्रिक्शन। तो वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन, और तो कोई फोर्स है नहीं, फाइनल एनर्जी 0, इनिशियल होगी हाफ m इंटू भी का स्क्वायर, और भी आपने क्या लिखा है? म्यू नॉट जी एल, तो आप उठा के यहाँ पर रख दीजिए म्यू नॉट जी एल। अब फ्रिक्शन का वर्डन निकालने तो हमारा आंसर आ जाए। अच्छा, फ्रिक्शन का जो वर्कडन है, एक तो वेरिएबल वर्कडन बनेगा, वेरिएबल वाला वर्कडन तब के लिए जब ये ब्लॉक इस सरफेस पे ऐसे जा रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स बदल रहा होगा, तो इसको यहां तक आने में, इस पर्टिकुलर पोजीशन से यहां तक आने में जो वर्क करना पड़ेगा वो तो वर्कडन यही है। लेकिन उसके बाद भी वो इस रफ सरफेस पे इसके बाद भी आगे बढ़ रहा है, तब तो फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, एंड दैट विल बी म्यू एम जी। एक बार रफ सरफेस से पूरा पार्ट आ जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो गया, एंड दैट इज म्यू एम जी। तो वर्डन क्या होगा? म्यू एम जी इंटू डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट। तो पहला तो वर्डन ये है, तो हम लिखेंगे, यहां पे लिख रहा हूं माइनस म्यू नॉट एम जी एल बाई टू। ये तो वो वर्कडन है जो रफ सरफेस, कुछ पार्ट इसका फ्रिक्शनलेस सरफेस था, ये वाला वर्डन आ गया। अब इस पार्ट यहां से लेके यहां तक आने का वर्कडन ये है, और फिर आगे बढ़ के यहां तक, मतलब यहां था ना, यहां से लेके यहां तक आने का वर्कडन ये है, और फिर यहां तक आने का वर्कडन ये वाला वर्कडन, ये बनेगा माइनस म्यू नॉट एम जी एल इंटू एक्स, ये बनेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो गया। ये बन गया माइनस हाफ म्यू नॉट एम जी इंटू एल। ओके, तो इसमें अच्छा एक सेकेंड, हाफ एम भी स्क्वायर है ना, स्पीड ना डबल कर दिया गया, इसका डबल किया गया ना, तो एक ट्वाइस का टर्म इसका डबल कर दिया गया, तो ये 4 का टर्म बना देगा, तो यहाँ पे 4 का टर्म और रहेगा। तो ये टर्म्स 4/2 है, ये है, तो सॉल्व कर लो, तो ये वैल्यू जो आएगी दैट इज म्यू नॉट एम जी एल x1 इज इक्वल टू, ये जब इधर आएगा माइनस एन इधर आएगा, तो ये 4 में से सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स 3/2 म्यू नॉट एम जी एल रहेगा। तो कि पूछे x1 कितना आएगा, दैट इज 3/2 इज टू एल, एंड दिस इज योर आंसर्स। तो इस तरीके से हमने आपको सी पार्ट का आंसर्स बताया कि दिस इज। अच्छा, इसमें x1 3/2 बना, लेकिन उन्हें क्वेश्चन में क्या पूछा जानते हो? Then what does distance does it from and A would have traveled in region before rod come to rest? A ने कितनी दूरी तय की? A ने कितनी दूरी तय की? रिपीट कर रहा हूं, एक ने जो दूरी तय की A ने, वो ये पॉइंट से यही है ना, हालांकि सबने सेम दूरी तय की, ये पॉइंट है, तो ये जो A का जो आंसर होगा ना, ये पूरा डिस्टेंस होगा ये। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए कैपिटल X, ये तो 3/2 L है x1,
और ये भी दूरी L है ना, आपको इसमें L जोड़ना पड़ेगा, दैट इज 5/2:L एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया। ओके ओके, इसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन है दिस वन, अ कार इंजन कैन डिलीवर 90 किलोवाट ऑफ पावर, द कार मास इज 1000 kg, assume that the total resistive force is proportional to the velocity, the drag coefficient alpha is itna, a car can maintain a level at the maximum speed of, maximum कितना स्पीड होगा। चलो इसको भी हम लोग 50% के लेवल पे मानेंगे। आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक मैं नंबरिंग कर दूं। तो अब देखते हैं, कह रहा है कार इंजन कैन ड्राइव 90 किलो watt of power. Okay. The car mass is 1000 kg. Assume that the total resistive force is proportional to the velocity. तो किसी टाइम पे मान लो इसकी वेलोसिटी भी है, तो इस पे जो रेजिस्टिव फोर्स आएगा ना, रेजिस्टिव फोर्स वो हवा का आएगा, एयर का, एयर धक्का लगाएगा और वो फोर्स होगा अल्फा इंटू भी के बराबर। अल्फा है 100 के बराबर, वो बाद में प्लेस करेंगे, अल्फा इंटू भी के बराबर रेजिस्टिव फोर्स हो गया। लेकिन इसको चलने के लिए यहाँ का फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो हम इसमें लगाएंगे वर्क-एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज, मान लो टी टाइम की स्पीड भी हो गई, ओके। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, इनिशियल इज 0। ओके, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। एक्चुअली में रीजन क्या है ना, सब पावर दिया, देखो 90 किलोवाट पावर है, तो पावर कैसे आएगा, वर्क डन के डिफरेंशिएशन से। इसको करो डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हाफ मास कांस्टेंट है v स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में, तो बनेगा 2v dv/dt। अच्छा, इसमें वर्क डन में कौन सा आएगा, एक तो ये इसका इंटरनल पार्ट ने जो वर्क डन किया दैट इज 90 किलो। अच्छा, ये पावर ही है बेसिकली, दिस इज द पावर। तो पावर ऑफ इंटरनल फोर्स प्लस रेजिस्टिव फोर्स का पावर क्या होगा, इसी में वेलोसिटी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि तो फोर्स है ना, F इंटू भी इज पावर, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करो तो बनेगा माइनस अल्फा इंटू भी स्क्वायर, नेगेटिव पावर देगा भाई। इंजन जो पॉजिटिव पावर दे रहा है, एयर रेजिस्टिव पावर दे रहा है, तो माइनस कर दिया। बाकी यहाँ का जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है, वो वर्क करेगा नहीं, उसका पावर 0 रहेगा, इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अच्छा, पूछा गया था भी मैक्स। अच्छा, किसी टाइम पे अगर भी मैक्स है, दैट मीन्स उस टाइम पे dv/dt क्या होना चाहिए, 0। तो जिस वक्त पावर मैक्स, जिस वक्त स्पीड मैक्सिमम होगा उस वक्त dv/dt 0 होगा। तो ये जो फंक्शन है इसमें मैं dv/dt पे 0 प्लेस कर सकता हूँ, 0। सॉल्व कर लो, यहाँ पे दिस इज 90 इंटू 10⁻³ अल्फा की वैल्यू है 100 इंटू भी स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो तो भी की वैल्यू आएगी 30 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज आंसर। ओके, इसी को मैं दूसरे तरीके से कैसे समझ सकता था, ये तो बेसिक अप्रोच था, हालांकि अगला अप्रोच भी बेसिक ही है, उसको भी आप बेसिक ही बोलोगे। वो क्या है भाई, इंजन क्या कर रहा है, इंजन का पावर, अगर देखो जो यहाँ का फ्रिक्शन हो तो स्टैटिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर नहीं सकता, वो वर्क कर नहीं सकता। तो इंजन जो है ना, इस गाड़ी का इंजन जो पावर दे रहा है
वो कहाँ कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है इस गाड़ी को कांटी गति देने में, और इस रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट। तो इंजन का पावर जब तक इस रेजिस्टिव फोर्स के पावर से ज्यादा रहेगा, तब तक इस इंजन की स्पीड बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इसका मतलब स्पीड मैक्सिमम कब होगी? जब इंजन का पावर और रेजिस्टिव फोर्स का पावर सेम हो जाएगा, एंड दैट टाइम स्पीड बिकम्स मैक्सिमम। इसका मतलब कि ये तुम कह सकते हो कि ये जो 90 किलो है, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स का पावर F इंटू भी, अल्फा भी इंटू भी, बी स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू 100 प्लेस कर दो। अब बात समझ गए होगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक बार क्वेश्चन को रीड करो। कह रहा है कि टू ट्रेन ऑफ इक्वल मास आर ड्रॉन along द स्मूथ लेवल लाइन बाय इंजन। वन ऑफ देम एक्स एक्सर्ट अ कांस्टेंट फोर्स व्हाइल अदर वाई वर्क। आप पढ़ लो, मेरा काम समझाना नहीं है क्वेश्चन को अभी, क्योंकि तुम्हें खुद समझना है। तो इसका लेवल मैं लिख दे रहा हूँ, ये अगेन 50% के लेवल पे है। अभी क्वेश्चन को आगे बढ़ने दो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले पढ़ लो, मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ट्रेन है, इस ट्रेन को जो इंजन है, जो ट्रेन एक्स का इंजन है, वो कांस्टेंट फोर्स एफ से खींच रहा है, कांस्टेंट फोर्स एफ से खींच रहा है। ठीक है, और जो सेकेंड ट्रेन वाई है, उसमें क्या है, द टू ट्रेन ऑफ इक्वल मासेस आर ड्रॉन अलोंग इक्वल मासेस लेवल lines by engines, one of them acts constant force while other by work at constant rate मतलब power constant है। They start from a time t, both again have the same velocity v. Find the ratio of travel distance during the intervals। okay, इसका पावर कांस्टेंट है p, एंड p कुछ और नहीं होगा, ये होगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। इसकी किसी टाइम t की वेलोसिटी भी है, तो पावर आ गया। अब मुझे जानना है कि टी टाइम में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया। ओके, तो इसमें कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है, तो हम लोग एक्स के लिए सॉल्व करेंगे पहले। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, या वी का स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ आप लिखेंगे वेलोसिटी v का स्क्वायर इज 2as, और ये बनेगा एफ नॉट अपान एम 2a इंटू एक्स लिख लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट v का स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ से x की वैल्यू मुझे सॉल्व होकर मिल गई, दैट इज एम वी स्क्वायर अपान 2f। अब यही काम, अच्छा एक और चीज, t टाइम में जो वेलोसिटी होगी, t टाइम में जो वेलोसिटी होगी v बराबर u प्लस एटी से आएगी। v बराबर u 0 है, और ये कितना है, एफ नॉट अपान एम इंटू टी, और t टाइम में वेलोसिटी भी उनका सेम होना है। ये तो x का कैलकुलेशन हो गया। अब यही काम हम लोग करेंगे किसके लिए, y के लिए कैलकुलेट करने जा रहा है। तो y के लिए पावर कांस्टेंट है, तो यहां से फोर्स क्या आएगा, p अपान v, तो फोर्स आएगा p अपान v, एंड फोर्स लिख सकते हैं मास इंटू एक्सिलरेशन। अब एक काम करते हैं, इस a के जगह पे मैं लिख सकता हूं दिस a इज p अपान एम बी, ये बराबर p अपान एम बी। ये कैसे लिख सकता हूं, v dv बाई ds, ds इस p अपान एम भी, ds किधर भेजो, v किधर भेजो, तो बनेगा v का स्क्वायर dv इस p अपान एम इंटू ds। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट ठीक है। देखो, जब वेलोसिटी 0 थी तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, एंड वेलोसिटी v हुआ तो डिस्प्लेसमेंट मान लो y हुआ, कर दो इंटरग्रेट, ये बनेगा वी क्यू बाई 3, वी क्यू बाई 3, ये बनेगा पी वाई अपान एम। तो यहाँ से जो y की वैल्यू सॉल्व होके आएगी, y की वो हो जाएगी, इधर भेजो,
दैट इज एम वी क्यू डिवाइड बाई 3p, ये बन गया। लेकिन यहां पे एक चीज देखना, एम भी स्क्वायर अपान 2f0 है और ये एम भी क्यू अपान 3p। तो अब इस p में और इस f0 में रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तब जाके आप x और y में का रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सेम टाइम में उसने सेम टाइम में सेम वेलोसिटी भी गेन की। ये जो फंक्शन है ना, ए का फंक्शन ये था ए बराबर पी अपान एम बी। इस ए के जगह पे मैं चाहूं तो डीवी बाई डी टी लिख सकता हूं। डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू पी अपान एम भी। अब भी को इधर भेजा तो बन गया भी डी भी इज इक्वल टू डी टी, इधर भेज दो तो पी अपान एम इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेशन, टी बराबर 0 पे स्पीड 0 है और टी बराबर टी पे स्पीड भी है, कर दो इसको इंटीग्रेट तो बनेगा भी स्क्वायर बाई 2। तो भी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू पी अपान एम इंटू टी आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से भी निकालते हैं, यहां से जो भी की वैल्यू आएगी भी का स्क्वायर दैट इज पी टू पी एम टू पी टी अपान एम, टू पी टी अपान एम। ओके, और ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी एकदम सेम है, एकदम सेम है, तो दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे और देखो क्या आता है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब मुझे यहां से टी उठाना और यहां पर रखना है ताकि टी के टर्म्स गायब हो जाए, क्योंकि इसमें भी और एफ नॉट के टर्म है, भी और पी के टर्म्स हैं, तो टी के टर्म को हटाना पड़ेगा। तो यहां से टी उठा के मैं यहां रखूंगा तो बनेगा भी का स्क्वायर इज 2p अपान एम इंटू टी के जगह पे यहां से टी आएगा एम भी अपान एफ नॉट, तो एम भी अपान एफ नॉट, तो एम से एम कट गया, एक भी से एक भी कट गया और यहां से एफ नॉट इधर भेजो तो एफ नॉट की वैल्यू हो गई 2p अपान भी। देखो एफ नॉट इधर और भी को इधर, इस एफ नॉट को उठा के आपको यहां रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स जो आया वो आ गया आपका एम भी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ एफ नॉट ए है तो 2p अपान भी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2p अपान भी, तो हो जाएगा एम भी क्यू डिवाइडेड बाई 4p। एक्स की वैल्यू हो गई और y की वैल्यू कितनी है, देखो y की वैल्यू है एम भी क्यू अपान 3p, एम भी क्यू अपान 3p। अब हमसे पूछा गया था कि x अपान y की वैल्यू बताइए, तो इसको इससे डिवाइड कर देते, एम भी क्यू पी कटेगा और ये इससे डिवाइड होगा तो 3 अपान 4 हो जाएगा एंड दिस इज आंसर्स। तो आपने देखा कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था बट ठीक है, किया जा सकता था। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है दिस वन। तो इस क्वेश्चन को आप सही से देखना एक बार, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको 60% के लेवल पे रखूंगा और जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने मैं रख रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन जेई एडवांस के हैं, कोई भी क्वेश्चंस मेंस के लिए नहीं है। हम लोग सारे क्वेश्चन जेई एडवांस के लिए कर रहे हैं। आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके चलो हम अटेम्प्ट करते हैं। a particle is suspended vertically from point O by an inextensible massless string of length L. A vertical line AB is at a distance L by 8, vertical line L by 8 from O as shown. The object given a horizontal velocity U, at some point its motion ceases to be circular. कुछ पॉइंट पे मोशन सर्कुलर से हट जाता है, ठीक है। And eventually the object passing through the line AB at the instant of the crossing AB its velocity is horizontal. Find U. Okay, मतलब इसको आपने स्पीड दिया U, तो फिर ये स्पीड दिया तो ये इसको क्रॉस करेगा। अच्छा, ये जो कह रहा है सर्कुलर पाथ से हटता है, इसका मतलब है कि ये जो सेकेंड हाफ है ना,
एक ऊपर का हाफ, एक नीचे का हाफ, सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं पास से हटेगा, कहीं ना कहीं पास से हटेगा। ओके, at some point its motion ceases to be circular and eventually the object passing through the line AB at the instant of crossing AB its velocity is horizontal. That means ये ऐसे आएगा, इस तरीके से क्रॉस करेगा, और इधर कहीं ऐसा होता है। अब सही से अगर मैं डायग्राम सर्कल, एक अच्छा सर्कल बनाता है इस तरीके से ऐसा, तो कहीं ना कहीं इस रीजन में होगा, इधर होगा ऐसे, यहाँ पे जहां पे ये सर्कुलर पाथ से डेविएट होगा, उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल बनाएगा, यहां से ये प्रोजेक्टाइल बना के ऐसे निकले, 1 सेकेंड, ऐसे निकलेगा। लेकिन यहां पे हॉरिजॉन्टल हो रहा है, दैट मीन्स इस प्रोजेक्टाइल का ये मैक्सिमम हाइट होना चाहिए, तभी तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो रही है। अभी तक तो यही मुझे समझ में आ रहा है, इक्वेशन हम लोग बाद में लिखेंगे। चलो दोबारा डायग्राम बनाता हूँ अच्छे से, डायग्राम समझने के लिए। ये इस तरीके से है सर्कल, सेंटर था, इधर कहीं पास से हटेगा, फिर इधर वो लाइन है, जब ये ऐसे जाएगा इस तरीके से तो यहां पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए स्पीड यू कितनी होनी चाहिए, जबकि ये लेंथ एल है और ये जो लेंथ है यहां से L/8 है। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा बट किया जा सकता है आराम से। ये स्पीड यू है, तो यहां पे जब आएगा तो इसकी स्पीड लेट भी होती है, इसको ऐसे दिखा दिया। इसका मतलब ये पार्ट रेंज का काम करेगा, रेंज का आधा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। अगर यहाँ पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो रही है दैट मीन्स ये रेंज का आधा होगा। ओके, अच्छा ये वाला एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा। तो ये जो वेलोसिटी है उसका जो वेलोसिटी पाथ पे टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट, तो उसका ये जो एंगल बनेगा ना, ये बनेगा थीटा। समझ सकते हो कैसे, तो ये थीटा है तो ये बनेगा थीटा, ये थीटा बनेगा, वेलोसिटी टेंजेंट होती है तो ये पूरा 90, तो ये टेंजेंट है इसका, और ये 90, ये रेडियस है, रेडियस पे ये 90 है, तो अगर ये थीटा तो बनेगा 90 माइनस थीटा, और ये वर्टिकल, मतलब कायदे से जो प्रोजेक्शन एंगल है, प्रोजेक्शन एंगल, परेशान मत होना, ये इस तरीके से बेसिकली ये ऐसे है, एंड वेलोसिटी पाथ पे, इसी पाथ पे टेंजेंट है, ये है भी बेसिकली, ये है भी जो कि मैं उधर दिखा रहा हूँ, ये नहीं है बेसिकली, ये इस तरीके से थोड़ा सा टेंजेंट दिखाएगा ऐसे, ये, और ये एंगल होगा, ये स्पीड भी है, और ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है तो बनेगा 90 थीटा। ओके, अच्छा जहां पे पास सर्कुलर पाथ से हटेगा वहां पे टेंशन क्या हो जाएगा, 0। अच्छा अगर ये एंगल थीटा है तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, तो mg का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा। देखो ये 90 माइनस थीटा, तो mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू m v का स्क्वायर अपान l। तो यहां से आपको v स्क्वायर की वैल्यू मिल गई lg साइन थीटा, ये बनेगा साइन थीटा, l इधर आ गया, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखना तो ये बन गया। अब मुझे इस v में और इस u में रिलेशन निकालने के लिए वाकर्स थ्योरम निकालेंगे। v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर माइनस 2g इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये दूरी है, ये दूरी यहां से लेके यहां तक, ये तो दूरी l है, प्लस ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये पूरी l है तो ये बनेगा l साइन थीटा, भी बनेगा l साइन थीटा, यहाँ आप लिखेंगे l का साइन थीटा। डाउट होगा तो मैसेज करना। ये आ गया v स्क्वायर की वैल्यू। अब इस v स्क्वायर पे मैं इस वैल्यू को उठा के रख सकता हूँ, तो ये बन गया lg साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी लिखने की जरूरत, रखने की जरूरत नहीं, इक्वेशन बस नाम रखो अभी इसका। यहाँ पे v में इक्वेशन निकाल लिया, मुझे u की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ g और l। अभी थीटा खुद में फंसा हुआ है, कोई इशूज नहीं, देखा जाएगा।
अच्छा, ये जो डिस्टेंस होना चाहिए रेंज का हाफ होना, क्योंकि प्रोजेक्टाइल है यहाँ से यहाँ तक रेंज, तो रेंज का आधा। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला होता है यू का स्क्वायर साइन टू थीटा अपान जी। तो साइन ट्वाइस ऑफ थीटा, प्रोजेक्शन एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो v का u का स्क्वायर साइन टू थीटा अपान g इज इक्वल टू ये वाला रेंज का हाफ बनेगा, रेंज का आधा। मतलब ये रेंज है तो इसका जो हाफ होगा आधा कर दिया तो ये आएगा। अच्छा, ये दूरी क्या है, कैपिटल एल है, ये है L/8। तो ये और ये बराबर होगा ना, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कैपिटल एल माइनस L/8, दिस इज 7L/8। तो ये होना चाहिए 7L/8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं। देखो, जो मिस्टेक कर रहे हैं वो क्या है, रेंज ये जो 7/8 है ये गलत हम लोग लिख रहे हैं। कैसे, देखो एक्चुअली में रेंज ये डिस्टेंस है, रेंज का हाफ ये डिस्टेंस है। ये दूरी किससे आएगी, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आएगा ये डिस्टेंस। हम ना इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये गलत कर रहे थे, ये गलत कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमने गलत किया था। तो चलो, तो रेंज हमारा क्या बनेगा, हमारा जो रेंज बनना चाहिए, रेंज का जो हाफ आना चाहिए r/2, ये r/2 ही है बेसिकली। ये होनी, ये कैपिटल एल है, ये थीटा, तो बनेगा कैपिटल एल कॉस थीटा, कैपिटल एल कॉस थीटा बनेगा ये। उसमें से ये घटाओगे L/8, तब जाके आपको ये डिस्टेंस मिलेगा। आई थिंक आप समझ रहोगे कि मैं 7L/8 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्यों जोड़ोगे, ये जो पूरी डेटा है वो इसके बराबर है। तो आप लिखेंगे इसको L cos थीटा माइनस L/8। बट अभी सॉल्व हुआ नहीं है, यहाँ पे मैं अलग से लिख लेता हूँ, r/2 इज नथिंग बट L cos थीटा माइनस L/8। सॉल्व करते हैं, क्योंकि तीन इक्वेशन तीन उन्होंने, वो तो सॉल्व हो ही जाएगा 1 2 3 में। बट मैं अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ से 2 × 90 180 बनेगा, तो बन जाएगा v का स्क्वायर साइन टू थीटा अपान 2g, दैट इज L cos थीटा माइनस L/8। एक काम और करते हैं, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें थीटा मिल गया और भी मिल गया तो u आ जाएगा। तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का हेल्प लेंगे। यहाँ से भी स्क्वायर को उठा के मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, यहाँ पे तो ये हो जाएगा Lg साइन थीटा, भी स्क्वायर पे Lg साइन थीटा, और साइन थीटा का एक्सपेंड कर दो तो बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 2g, एंड दिस इज अगेन L cos थीटा माइनस L/8। अब यहां से देखो, L के टर्म्स तो कैंसल आउट हो जाएंगे, G के टर्म्स कटेंगे, 2 के टर्म्स कटेंगे, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस L/8। इसको इधर भेजो, बाकी को उधर भेजो, ये बन गया L/8 इज इक्वल टू कॉस इधर जाएगा तो कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर भेजो और कॉस को कॉमन निकालोगे, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस क्यू थीटा, तो बन गया कॉस क्यू थीटा। ओके, आई थिंक एल कट गया था ना, तो 1/8 था बेसिकली, ये 1/8 था। डाउट होगा तो मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, दैट मीन्स थीटा इज नथिंग बट 60 डिग्री। अब देखो थीटा मिल गया तो क्या आपको भी मिल जाएगा, यस। तो भी की वैल्यू मिलेगी, भी का स्क्वायर मिलेगा Lg साइन थीटा 60, तो √3/2। अब इस भी स्क्वायर को उठा के इस इक्वेशन में रखो, जब यहाँ पर रखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा भी स्क्वायर पे क्या लिखूंगा Lg √3/2, तो Lg √3/2 इज इक्वल टू u का स्क्वायर माइनस 2g इंटू L प्लस एल साइन थीटा पे 60, L प्लस
L sin 60 इज अगेन √3/2। तो यहाँ से देखो u की जो वैल्यू आएगी हमारी, सबको इधर भेज दो, तो u का स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू, LG कॉमन आ रहा है हमारा, यहाँ से LG कॉमन आ रहा है, इसको इधर भेज रहा हूँ, तो बनेगा √3/2, LG कॉमन, यहाँ से LG कॉमन तो इधर जाके प्लस बनेगा, तो ट्वाइस ऑफ ये बनेगा 1 + √3/2 है, कैलकुलेशन तो है। तो यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी LG ब्रैकेट में ये बनेगा 2, और ये 2 इधर कॉमन, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बनेगा √3 और ये 2, दैट इज 3√3/2। देन व्हाट इज द स्पीड? द स्पीड बिकम्स इक्वल टू LG ब्रैकेट में 2 + 3√3/2, एंड दिस इज आंसर। तो कैलकुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसीलिए मैं आपके सामने कैलकुलेशन को किया था। ओके, 2 + 3√3/2। ओके, नाउ तो आपने समझ लिया होगा कि मैंने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है एक बार फिर मैं बता दूं, अगेन ये 60% के लेवल पे है, आपको वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, a particle of mass 5 kg is free to slide on the smooth ring of radius 20 cm fixed in a vertical plane. The particle is attached to the one end whose other end is fixed to the top point O of the ring. Initially the particle is at rest at the point A, okay, of the ring, such that the OCA 60 degree, OCA ये 60 डिग्री है, तो अगर ये भी 60 डिग्री हो गई और ये भी 60 है तो ये भी क्या रहेगा 60। This is the congruent angle, equilateral angle. C being the center of the ring, the natural length of the spring is also equal to the 20 centimeter. Natural length 20 सेंटीमीटर के बराबर है, जबकि रेडियस भी 20 सेंटीमीटर के बराबर है। आफ्टर द पार्टिकल इज रिलीज, नेचुरल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है वो अगेन 20 सेंटीमीटर। आफ्टर द पार्टिकल रिलीज एंड स्लाइड डाउन द रिंग, contact force between the particle and ring becomes 0 when it reaches the lowest positions. यहां से रिलीज करने के बाद ये वर्टिकल प्लेन है, जब ये यहां पे आता है तो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन पार्टिकल एंड रिंग, इस पार्टिकल और इस रिंग के बीच का जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो डिसअपियर हो जाता है, 0 हो जाता है व्हेन इट रीचेस द लोएस्ट पोजीशन बी। डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट निकालना है। ओके, तो आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, कुछ नहीं, हमें वर्क ऐसे थ्योरम का यूज करना है। जब इसको रिलीज करोगे वर्टिकल प्लेन में तो इसे घूमते हुए यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे आएगा तो स्प्रिंग इस तरीके से हो जाएगा ऐसा, स्प्रिंग ऊपर को खींचेगा, दैट इज के कि इनटू एक्स इज द इलोंगेशंस। अच्छा, नेचुरल लेंथ भी 20 और रेडियस भी 20 है, तो ये तो पूरा लेंथ 2r हो गया ना, तो उसमें से नेचुरल लेंथ r घटा दो तो r इलोंगेशन होगा, तो k इंटू r के बराबर स्प्रिंग फोर्स हो गया। और यहाँ पे इसकी स्पीड मैंने v दिखा दिया, एक mg इसका डाउनवर्ड दिखेगा, mg डाउनवर्ड दिखेगा, बाकी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वही कह रहा है कि वो 0 हो जाता है, तो फिर n को आप क्यों दिखाओगे? अब टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन, अब लिखोगे kr ऊपर mg नीचे, माइनस mg बराबर mv² r, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, यहां से यहां तक आते समय वर्क एनर्जी थ्योरम का इक्वेशन लिखेंगे, तो वर्क के नाम पे कौन कौन सा फोर्स वर्क करेगा? तो स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगा और mg वर्क करेगा। क्या नॉर्मल रिएक्शन इसके और इस रिंग के बीच का नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा? नहीं, n हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, कहीं पर भी जाएगा n हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एंड वेलोसिटी सरफेस के अलॉन्ग है। तो चूंकि n और v में एंगल 90 है तो नॉर्मल रिएक्शन वर्क नहीं करेगा, वर्क कौन करेगा? ओनली स्प्रिंग वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, तो ये तो एंगल 90 नहीं है ना, यहाँ पे 90 हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक आते समय स्प्रिंग का वर्डन मिलेगा, mg का वर्डन मिलेगा, बट n का वर्डन नहीं मिलेगा, एंड दैट इज चेंज इन कंटीन्यूटी। यहाँ की फाइनल कंटीन्यूटी इज हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और इनिशियल कंटीन्यूटी 0 था क्योंकि रेस्ट से रिलीज हुआ था। अब मैं वर्कडन की बात करनी है, स्प्रिंग का वर्डन क्या लिखेंगे? अब मैं बता चुका हूँ स्प्रिंग का वर्डन होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी,
दैट इज हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्स क्या है? आर है। ओके तो स्प्रिंग का वर्डन है पोटेंशियल माइनस डेल्टा यू, तो हाफ के आर स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल कितनी है? 0, क्योंकि इनिशियली ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो कोई इलॉन्गेशन नहीं, क्योंकि नेचुरल लेंथ भी आ रही है। एम जी का वर्डन बनेगा पॉजिटिव, दैट इज एम जी इंटू एच। एच है यहाँ से यहाँ पे आया है, तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो डिस्टेंस आर है, ये है आर, तो ये बनेगा आर कॉस 60। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा आर प्लस आर कॉस 60, आर प्लस आर कॉस 60, कॉस 60 इज 1/2 40 वर्डन, क्योंकि एम जी नीचे था, एंड दैट इज हाफ एम इंटू भी का स्क्वायर। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से देखो 2 के टर्म कैंसिल आउट होंगे और एम बी स्क्वायर का टर्म मिल जाएगा आपको। एम बी स्क्वायर का टर्म बनेगा, ये 2 का टर्म इधर, तो 3 एम जी आर ये बनेगा, और यहाँ से बनेगा 2 हट गया, तो ये बनेगा माइनस के इंटू आर का स्क्वायर। अब मैंने इस एम बी स्क्वायर की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में प्लेस कर दी, तो हो जाएगा के आर माइनस एम जी, इसको ना आर मल्टीप्लाई कर लो, बेटर रहेगा, इसको आर किधर मल्टीप्लाई करो, तो के इंटू आर का स्क्वायर माइनस एम जी इंटू आर इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर, ये बनेगा 3 एम जी इंटू आर माइनस के इंटू आर का स्क्वायर। अब मुझे के चाहिए, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, तो ये बनेगा के इज इक्वल टू 4 एम जी आर अपान 2, ये 2 का टर्म आ रहा है ना, 2 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 2 एम जी अपान। तो के की वैल्यू के लिए 2, मास क्वेश्चन में दिया गया होगा, द मास इज 5 kg, 5 kg, जी इज 10 एंड आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2, दैट मीन्स दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू, कहीं कैलकुलेशंस तो मिस्टेक नहीं हुआ, ओके गॉट इट, 500 इज आंसर्स, तो इसका आंसर है 500। इस तरीके से देखा कि मैंने क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये 60% 60 या 65% के लेवल पे आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे। अ ब्लॉक ऑफ मास m, आप रीड करिए, वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। A block of mass m is held at rest on a smooth horizontal floor. A light frictionless and a small pulley is fixed at a height 6 meter. ये पूरी height 6 meter है from the floor. A light inextensible string of length 16 meter connected with A and passing over the pulley and another identical block B is hanging from a spring. इनिशियल लेंथ ऑफ बी इज 5 मीटर, ये 5 मीटर है, दैट मीन्स ये है 1 मीटर, ये अगर 1 मीटर है 1 मीटर और ये पूरा 16 मीटर है तो ये 15 मीटर होगा। ओके, व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट बी स्टार्ट टू मूव वर्टिकली डाउनवर्ड, ए स्लाइड ऑन द फ्लोर टुवर्ड द राइट, और ये राइट की ओर स्लाइड करता है। इफ एट इंस्टेंट स्ट्रिंग मेक एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, calculate relation between the velocity u of a and v of b। ओके, इसकी वेलोसिटी u है किसी टाइम पे, इसकी v है, और ये जो थीटा है विथ हॉरिजॉन्टल एंगल है रस्सी का। ओके, ये एक बहुत ही इजी पार्ट है पहला क्वेश्चन, बट उसका यूज सेकेंड पार्ट में हो सकता है। किसी टाइम पे ये ब्लॉक ऐसे हो गया और ये ब्लॉक यहाँ पे, ये स्पीड भी है और ये स्पीड u है, एंड दिस एंगल इज थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, दिस एंगल इज थीटा। इसमें हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट का यूज करेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको मानेंगे x2, x1 x2, तो x1 प्लस x2 बराबर कांस्टेंट। अब लिखेंगे x1 के नीचे डिफरेंशिएशन लगेगा ना, तो फिर ये 0 हो जाएगा, dx1 by dt प्लस dx2 by dt,
इक्वल टू सी का डिफरेंस 0, स्ट्रिंग लेंथ कांस्टेंट। तो एक्स वन के नीचे इसका सेंटर तो मूव नहीं कर रहा है, बट ये ब्लॉक तो भाग रहा है, तो यू का कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज यू कॉस्ट, और घटाएगा बीच की दूरी को, लिखेंगे माइनस यू कॉस्ट थीटा, और सेंटर नहीं भाग रहा 0। अब इसके बीच में यहाँ के नीचे लिखेंगे, ये भी से नीचे आ रहा है तो इस दूरी को बढ़ा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे भी एंड दैट इज 0। तो यहाँ से रिलेशन आ गया भी इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 1। अगला पार्ट कह रहा है कैलकुलेट, एक्चुअल में पहले पार्ट को तो यही आंसर है, कैलकुलेट भी व्हेन बी स्ट्राइक द फ्लोर। जब ये कैलकुलेट भी जब बी फ्लोर से टकराता है तो बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी। और ये हम मानते हुए जा रहे हैं कि इस ब्लॉक ने सरफेस को नहीं छोड़ रखा, नहीं छोड़ रखा। ओके, तो फिर और एक बार हम उसको थोड़ा वेरीफाई भी कर लेंगे कि जब ये सरफेस से टकरा रहा है तो क्या ये सरफेस छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, ये सब चीजें समझेंगे अभी। तो अब एक काम करते हैं, जब ये इस सरफेस को छोड़ेगा तो अब डायग्राम बनाते हैं दूसरा। ये इस तरीके से होगा, सरफेस से टकरा रहा होगा तो ये इस तरीके से, ये ब्लॉक यहाँ पे और ये वाला ब्लॉक यहाँ पे, ये कंडीशन है। ये जो दूरी है 5 मीटर होगी, ये पूरी नहीं सॉरी 6 मीटर है, और पूरी रस्सी की लेंथ 16 मीटर है, 16 मीटर। तो ये है 6 मीटर और ये पूरा 16, तो ये बनेगा 10 मीटर। दैट मीन्स ये बनेगा आपका 4 मीटर। अच्छा, ये वाला एंगल थीटा कितना होगा, इस थीटा को मैं निकाल सकता हूँ, टेन थीटा इज 6/4, तो टेन थीटा इज 6/4, सॉरी ये 6 है ना, ये 10, तो ये कितना आएगा बताओगे, 8 आएगा ना। देखो ना, ये कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, 8 मीटर। तो यहाँ से आएगा टेन थीटा इज नथिंग बट 6/8, दैट मीन्स 3/4, तो थीटा इज नथिंग बट 37 डिग्री। अब यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क के नाम पे इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के सिस्टम पे ये टेंशन तो वर्क करेगा नहीं, सिर्फ mg वर्क करेगा, वो भी इसका mg वर्क करेगा, इसका तो वर्क करेगा नहीं। और अभी एक कंडीशन वेरीफाई करना बाकी है कि जब जिस वक्त ये टकरा रहा है क्या उस समय ये ब्लॉक सरफेस छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, ये कंडीशन बाकी है समझना। चलो अभी हमने मान के चल रहा है कि नॉट लीव, ये कंडीशन है नॉट लीव दिस सरफेस, उस केस की बात कर रहा है। तो इसका mg का वर्डन क्या होगा, तो mg इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 मीटर। देखो ये 5 मीटर दूरी है तो इसका वर्डन mg इंटू 5 मीटर इज इक्वल टू चेंज इन कैटेगरी हाफ m इसका इंटू इसकी स्पीड v का स्क्वायर प्लस इसकी कैटेगरी हाफ m इंटू u का स्क्वायर, और सिस्टम की इनिशियल एनर्जी 0 है। यहां से देखो m के टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, u का टर्म इधर भेज दो, तो ये 10 और g दैट इज 100 इज इक्वल टू v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर, और u का जो स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे u का स्क्वायर आएगा, इसके लिए मैं ये जो रिलेशन है मैं इसका हेल्प लूंगा, v बराबर u cos थीटा, v बराबर u cos थीटा। तो यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी v cos, नीचे आएगा तो बन जाएगा sec थीटा। अब इस u को उठा के तुम यहाँ पे रख दो, तो ये बनेगा 100 इज इक्वल टू v का स्क्वायर, u की जगह पे v sec थीटा, दिस इज v स्क्वायर एंड sec स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना 37 डिग्री, v चाहिए मुझे, ये बन गया 100 एंड दिस इज v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये बनेगा 5/4, दैट मीन्स 25/16। तो ये आपकी वैल्यू आ जानी चाहिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाई 16 और 25, ये कितना होता है 3 1 4 41, तो v इज नथिंग बट 40 डिवाइड बाई रूट 41। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लो, इसका आंसर है 40/√41। तो दिस इज योर आंसर। लेकिन ये आंसर सही होने के लिए ये वेरीफाई करना जरूरी था कि क्या ये सरफेस छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। हालांकि उन्होंने इसकी क्वेश्चंस में नहीं लिखा हुआ है
इतना इतना, स्मॉल ब्लॉक इतना इतना, कैलकुलेट भी व्हेन द बी स्ट्राइक द फ्लोर। अगर इसमें ये कह रहा है कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही चल रहा है और ये इसके को नहीं छोड़ रहा है, तो जब इससे टकराएगा तो उसकी स्पीड उतनी होगी, तो तय है। बट इसमें ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो सरफेस लीव करेगा कि नहीं करेगा। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि ये आंसर तो ये है, बट इसमें ये सही तभी हो सकता, आंसर सही है जब इसने इस सरफेस को नहीं लूज किया है, तो ये समझना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज मतलब ये क्लियरली नहीं बोला बोला जा सकता, और उसको अगर हम समझें तो कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा। रीजन ये है कि इस ब्लॉक की स्पीड पे क्या असर पड़ रहा है। इसकी स्पीड तो हमेशा इंक्रीज करेगी, देखो कैसे, भाई टेंशन टी ऐसे दिखेगा, तो टी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा तो इसकी स्पीड हमेशा बढ़ाएगा। यू को हमेशा इंक्रीज करना है, लेकिन यू को इंक्रीज होने की वजह से ये जो आगे बढ़ेगा तो ये थीटा भी इंक्रीज करेगा, देखो थीटा इंक्रीज करेगा। अगर ये थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, तो इनका मल्टीपल क्या कह रहा है वो बताएगा भी पे क्या असर पड़ेगा। अगर भी हमेशा इंक्रीज कर रहा होता तब तो मैं कह देता, अगर इसकी स्पीड हमेशा इंक्रीज कर रही होती तब तो मैं कहते कि उठेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी स्पीड तभी इंक्रीज करेगी जब टी एम जी से कम होगा, अगर टी एम जी से कम है तो ये उठेगा ही नहीं। लेकिन ये यहां से कह पाना मुश्किल हो रहा है, समझ रहे हो। तो फिर इसके लिए अगर मुझे एग्जैक्ट में जाना हो तो फोर्स इक्वेशन में इसका एक्सेलरेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन के लिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बनेगा, वो एक कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। मतलब एक बहुत ही लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, उसको अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। बट इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन दिया गया है ये माना गया है कि ये ब्लॉक ने सरफेस को नहीं लीव किया, ओके। अदरवाइज मुश्किल होता सॉल्व करना, मतलब मुश्किल होता है, इट नॉट मीन कि सॉल्व नहीं कर पाते, एकदम कर पाते यार, इजियर पार्ट है, कर पाते, श्योर कर पाते। इस पे लिखते एम जी माइनस टी बराबर एम ए, फिर यहाँ पे टी का इक्वेशन इक्वल टू मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, फिर इस भी को डिफ्रेंशिएट करते तो थीटा भी वेरिएबल होता, तो फिर उसमें ओमेगा का टर्म आता, फिर उसको वैल्यू प्लेस करते, फिर आंसर आता, आता ही आता। बट ओके, बट आंसर यही है फिलहाल, ये मैं मान के चल रहा था कि कॉन्टेक्ट लीव नहीं करने वाला है, ओके। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको 45% के लेवल पे रखूंगा। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे, मैं क्वेश्चन की नंबरिंग कर दूं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि अ बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ कार्ट बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, इसका लेंथ 1 मीटर है। द कार्ट एंड बॉल आर इनिशियली मूविंग टू द राइट एट कांस्टेंट स्पीड v as shown in the figure. The cart come to rest after colliding and sticking a fixed bumper as figure 2. इससे टक्कर मारता है, तो सही बात, जैसे ये टक्कर मारेगा ना ये ऐसे भागेगा, वेलोसिटी की इनर्शिया की वजह से आगे की ओर भागेगा। The suspended ball swing through a maximum angle 60 degree. The initial speed v is, v की वैल्यू बताइए। आप क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सॉल्व करोगे, क्वेश्चन ठीक है 45% लेवल के लिए। हम क्या करेंगे, इसके पास स्पीड क्या होगा भी, 45% के लेवल पे भी स्पीड होगी, जैसे इससे टक्कर मारोगे ये पूरा फ्रेम रेस्ट में जाएगा, ये पूरा फ्रेम रेस्ट में आ जाएगा, और इसका स्पीड यहाँ पे भी हो जाता है। अब यहाँ पे स्पीड 0 है तो लगा देंगे भी का अंतिम स्पीड v का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड v का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर ये लेंथ l है तो ये बनेगा l cos 60, तो ये क्या बनेगा, कैपिटल L में से l cos 60 घटाओगे, कैपिटल L माइनस l cos 60 घटा दो। अब यहाँ से देखो v स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट इज 2g इंटू ये l/2, तो l/2 बनेगा, l माइनस l/2 दैट इज l/2, पूरा l/2, तो पूरा l/2 बन जाएगा। तो ये हो गया g 10, और क्वेश्चन में l कितना दिया गया था 1, तो v इज नथिंग बट
√10 मीटर्स पर सेकेंड। तो आपने देखा इसका आंसर है ये पार्ट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। कह रहा है कि अ पावर ऑफ ओनली फोर्स एक्टिंग पार्टिकल ऑफ मास या मूविंग इन स्ट्रेट लाइन डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। इसको एक बार फिर मैं 40% के लेवल पे रखूंगा। देखिए पावर इसको गवर्न कर रहा है P = v², where v is in meter per second, P is in watt. If the initial velocity of the particle is 1 meter per second, then displacement of particle in ln2 second, ln2 second में कितना डिस्प्लेसमेंट लगेगा? अच्छा P की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? पावर है ना, तो F डॉट V, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये कैंसिल करेगा। F बराबर क्या आ गया? V। F क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इससे A की वैल्यू होगी V/m, और इतने सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, तो इस A को मैं लिख सकता हूँ dv/dt। तो यहाँ पे V को लेकर आएंगे और dt को इधर भेज देंगे, तो dt। नाउ इंटीग्रेशन, t की वैल्यू 0 पे वेलोसिटी 1 है और t टाइम पे वेलोसिटी v है। लॉग ये ln v बनेगा, लिमिट रखोगे तो ln v हो जाएगा इस t/m। नाउ यहां से v की वैल्यू हो जाएगी e⁻t/m। m किसके बराबर है? 1, तो m की जगह 1 रखती है। इस v को मैं लिख सकता हूं dx/dt e⁻t इंटू dt। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ln2 सेकेंड नाउ इंटीग्रेट करेंगे। चलो t की वैल्यू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था और ln2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट x है, ये बनेगा x। e⁻2 का इंटीग्रेशन e⁻t, लिमिट रखेंगे तो ln2 बनेगा, और जब 0 प्लेस करेंगे तो -1 हो जाएगा। e⁻ln2 इज नथिंग बट 2, दिस इज 2 - 1 मीटर, एंड आंसर इज सी पार्ट्स। तो आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन के पार्ट पे आ रहा हूं, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ लो और सॉल्व करो, तब तक मैं नंबरिंग करता हूं। A particle is moving along the elliptical path with the constant speed, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, elliptical path and constant speed. As it moves from A to B, magnitude of acceleration, A से B की तरफ जाता है तो एक्सेलरेशन पे क्या असर पड़ेगा? तो देखो नेट एक्सेलरेशन में होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी 0 बिकॉज स्पीड कांस्टेंट है, और जो रेडियल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन वो v²/r होता है। v तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, r पे क्या असर पड़ रहा है? देखो यहाँ पे r सबसे कम होता है, एलिप्टिकल है, देखो ऐसे कर्व है, r सबसे कम, जितना ऊपर जा रहा हो r इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे r सबसे ज्यादा है। तो a से b जाते समय r क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। देखो ऐसे हाथ को देखो मेरे, ये कम रेडियस है, ये और बढ़ गया, ये और बढ़ गया, रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस देखो कम हो रहा है। तो यहाँ पे कर्वेचर कम है, रेडियस कम, यहाँ कर्वेचर ज्यादा, रेडियस ज्यादा, रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। आर इंक्रीज करेगा दैट मीन्स एन को डिक्रीज करना है, तो नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वो डिक्रीज ही करेगा एज एन इज डिक्रीजिंग, तो कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। ये देखिए ये PYQ का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए, वीडियो पॉज करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। A small bead of mass 1 kg is free to move on the circular hoop. The circular hoop has a center at C and radius is 1 meter, and it rotates about a fixed vertical axis. Vertical से घूम रहा है। The coefficient of friction between the bead and hoop is 0.5. The maximum angular speed of the hoop with the bead does not have the relative motion with respect to the hoop at the position shown in the figure. इस पर्टिकुलर पोजीशन में रिलेटिव मोशन ना हो तो मैक्सिमम ओमेगा कितना दे सकते हो? इसको जितना तेज तुम घुमाओगे, जितना तेज इसको तुम घुमाओगे, उतना ही इसको स्लिप करने की टेंडेंसी ऊपर की ओर होगी, और जितना धीरे धीरे घुमाओगे उतना ही नीचे स्लिप करेगा।
तो जितना तेज घुमाओगे उतना ऊपर भागेगा, मुझे मैक्स ओमेगा निकालना है। दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं इसकी एबीडी बनाऊं तो मैं एन ऐसे दिखाऊंगा, एंड फ्रिक्शन फोर्स में ऐसे दिखाऊंगा, दिस इज म्यू इज टू एन, इसका एम जी डाउनवर्ड काम करेगा। अब मैं क्या किया, इसी एक्सिस के फ्रेम पे चला गया और इसके फ्रेम से इसके मोशन को मैं ऑब्जॉर्व करूंगा। तो इसके फ्रेम से जिस ओमेगा से घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब एक दिखेगा, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर ये डिस्टेंस बनेगा, तो अगर ये आर है और ये एंगल 45 डिग्री है, 45, ये अगर आर है ये 45 से बनेगा आर साइन 45, एम आर साइन 45, दैट मीन्स आर रूट टू एम आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ये बन गया। ये इसकी एबीडी है। इस बीड की एबीडी में एन ऐसे दिखाया, सेंट्रीफ्यूगल ऐसे, एम जी ऐसे, म्यू1 ऐसे। तो मैक्स ओमेगा केस में ये फ्री बॉडी डायग्राम है। अब आपको इक्वेशंस लिखने हैं सॉल्व करने के लिए, तो चलो इसका मैंने क्या किया, आगे की ओर बढ़ा दिया। दिस एंगल इज 45 डिग्री, और एक बार एक एंगल 45 हो जाता है तो सारे एंगल भी 45 ही आता है, तो ये भी क्या बनेगा 45 डिग्री। वाई में फोर्स बैलेंस करेंगे, एक्स में बैलेंस करेंगे, क्योंकि इस फ्रेम से इस पे नेट फोर्स क्या है 0। चलो वाई में फोर्स बैलेंस करते हैं। एन का ये वाला कंपोनेंट ये बनेगा एन कॉस 45 डिग्री, एन का कंपोनेंट आ गया। म्यू1 का ये वर्टिकल कंपोनेंट नीचे को है, तो म्यू1 साइन 45 नीचे को आएगा, दैट इज म्यू1 साइन 45 डिग्री। तो एन का ये वाला कंपोनेंट, म्यू1 का ये वाला कंपोनेंट, और एम जी भी नीचे को है, तो माइनस एम जी एंड दैट इज 0। अच्छा तुम देखना एक बार, म्यू की वैल्यू 0.5 है, तो यहाँ पे मैं 0.5 रख दो, तो ये हो जाएगा एन बाई रूट टू, और ये हो जाएगा एन बाई रूट टू, और 0.5 और लग जाएगा, तो एन अपान 2 रूट टू हो जाएगा, एंड दैट इज एम जी। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एन बाई 2 रूट टू पूरा, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2 रूट टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद यही इक्वेशन में एक्स में लिखूंगा, एक्स में नेट फोर्स बैलेंस करेंगे, तो एक्स में एन का ये वाला कंपोनेंट एन साइन 45 आएगा, आप लिखेंगे एन साइन 45 डिग्री, प्लस म्यू1 का ये वाला कंपोनेंट बनेगा म्यू1 कॉस 45, म्यू1 कॉस 45, म्यू है 0.5, तो 0.5 एन कॉस 45 डिग्री, तो इसका इधर कंपोनेंट इसका इधर कंपोनेंट, और ये इसको बैलेंस करेगा, दैट मीन्स एम आर बाई रूट टू इंटू ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस करेगा। अब देखो 1 बाई रूट टू 1 बाई रूट टू, और ये 0.5 है 1 है, तो बनेगा 1.5 एन बाई रूट टू, एंड दिस इज एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई रूट टू। अच्छा इसका लेवल मैंने नहीं लिखा था, द लेवल इज 50%, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, और एन की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो 1.5 एंड 2 रूट टू एम जी इज इक्वल टू रूट टू से रूट टू कटेगा, तो एम आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। क्वेश्चन में आर किसके बराबर है, आर जो है 1 मीटर है, एम भी 1 मीटर है, तो एम के टर्म्स हट जाएगा, आर का टर्म 1 से हट आ जाएगा, ये बन गया ओमेगा। ओमेगा का स्क्वायर आएगा कायदे से देखो, तो ये जी इसके साथ मल्टीप्लाई की तो 15 बनेगा, 15 इंटू टू 30, ये 30 रूट टू बनेगा। नाउ 30 रूट टू का ओमेगा इज नथिंग बट 30 रूट टू का पावर 1/2, एंड इट्स आंसर इज डी पार्ट। आई थिंक आपने समझ लिया होगा। ओके अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है, देखिए ये क्वेश्चन अगेन 50% के लेवल पे है। पढ़ लो क्वेश्चन, वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक मैं नंबरिंग करूं। The 3-point masses attached by the light inextensible string of various length to a point O on the ceiling. All of the masses swing around horizontal circle. ये horizontal circle है, इसी पे सारे सारे swing कर रहा है. With the various radius with the same angular frequency omega. One such circle drawn in the shown in the figure. अच्छा इसमें ना ये जो लिखा है ना सेम एंगुलर वेलोसिटी, इसको लिखने का फायदा क्या है बताता हूं, एक सेकेंड। ये सेम लेवल पे नहीं है,
ये देखो यहाँ पे ये थोड़ा नीचे, थोड़ा सा और नीचे, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है। देन पिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें कुछ मार्क करना है, द सेम एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, कोनिकल पेंडुलम में एक खासियत होती है, अगर ये हाइट h है, सपोज करो इस सर्कल का हाइट h है, तो कोनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ना, दैट इज नथिंग बट 2π√h/g होता है। ये आपको ध्यान रखना, कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड, चक्कर लगाने का टाइम 2π√h/g होता है, जहाँ h यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है। ये हमेशा होल्ड करता है कोनिकल पेंडुलम पे। चूंकि टाइम पे ओमेगा सेम है, ओमेगा का सेम है ना, कंफर्म कर रहा है कि टाइम पीरियड भी सेम होगा। तो टाइम पीरियड सेम है, दैट मीन्स h सबका सेम होगा क्योंकि g कांस्टेंट है। इसका मतलब कि इस अपेक्स से इस पार्टिकल का जो सेंटर है उसकी दूरी, इस पार्टिकल इसका भी सेंटर की दूरी और इसके भी सेंटर की दूरी सब सेम होंगी। इसका मतलब तीनों ही पार्टिकल एक ही लेवल पे होंगे, एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे, बट डिफरेंट रेडियस में होंगे। द वर्टिकल डेप्थ ऑफ ईच मास बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम सीलिंग इज डिफरेंट, ना गलत कह रहा है। रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल पाथ ईच मास इज सेम, गलत कह रहा है। ऑल मासेस रिवॉल्व इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, यस सी पार्ट सही कह रहा है। ऑल पार्टिकल मस्ट हैव सेम मास, क्यों? 3 पॉइंट मासेस अटैच्ड विद इतना, विद द डिफरेंट रेडियस के लिखा हुआ है, वेरियस रेडियस विद द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ ईच मास इज सेम, रेडियस सेम नहीं है, वो अलग अलग दिया गया है। वर्टिकल डेप्थ, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑल पार्टिकल मस्ट हैव द सेम मास से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के मास के टर्म्स इस ऑप्शन फॉर्मूले में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मास सेम हो या ना हो चलता है, मतलब सेम मास होगा तभी भी चलेगा, डिफरेंट मास होगा तभी भी चलेगा, बशर्ते ये h सेम होगा तो सबका टाइम पीरियड सेम आएगा। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर सही है, और वो है ऑल मासेस रिवॉल्व इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ ईच मास इज सेम, क्यों सेम? नहीं सेम होगा तभी भी होगा। ये जो फॉर्मूला है ये आर भी डिपेंड नहीं करता, एच इज दिस वन, ओके। और इसको डिराइव भी आप कर सकते हो इजीली। कर रहे डिराइव, थिंक आप क्लास में पढ़ोगे बट मैं डिराइव कर दे रहा हूं। देखो, इस एंगल को थीटा मान लो, इसको आर मान लो और इसको एच मान लो। तो टेंशन टी आप ऐसे दिखाओगे, एमसी डाउनवर्ड दिखाओगे, इस एंगल को भी थीटा दिखा दो, थीटा। अब टुवर्ड द सेंटर फोर्स क्वेश्चन क्या लिखोगे? टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ये दूरी बनेगी, ये दूरी कितनी होगी? अगर ये एच है और ये थीटा है तो बनेगा एच टेन थीटा, तो एच टेन थीटा बनेगा। तो एम आर इनटू ओमेगा का स्क्वायर रहने दो। सेकेंड, वाई में फोर्स बैलेंस करो तो टी कॉस थीटा एम जी से बैलेंस होगा, तो टी कॉस थीटा इज बैलेंस बाई एम जी। अब तुम क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा टेन थीटा इज इक्वल टू एम एच टेन थीटा ओमेगा का स्क्वायर अपान एम जी। एम से एम कटेगा, टेन थीटा से टेन थीटा कटेगा, इससे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी अपान एच। तो ओमेगा इज नथिंग बट अंडर रूट जी अपान एच, देन टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो दिस इज 2 पाई रूट एच अपान जी। तो आपने देखा कि जो कोनिकल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट एच अपान जी होता है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। अगर एच फिक्स है तो आर डिफरेंट हो, मासेस डिफरेंट हो, फिर भी टाइम पीरियड सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन को रीड करिए, और ये जो क्वेश्चन है ये एक बार फिर मैं 50% के लेवल पे रखूंगा। वन एंड ऑफ द लाइट रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज अटैच्ड विद द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये लेंथ 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर होगा। The other end of rod is attached to the pointer so that rod can move in the vertical circle. Other end of the string is attached with the block of mass 2 kg. The minimum velocity u, so that it must given to the block to complete vertical circular motion. इस u की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? देखो, अगर एक रॉड है उससे अगर रस्सी अटैच हो जाए तो रस्सी छोटी हो या बड़ी हो, रस्सी को स्लैक होने का डर है।
अगर ये रस्सी नहीं होती, पूरी रॉड होती, तो रॉड को स्लैक होने का डर नहीं है, लेकिन रस्सी छोटी हो या बड़ी हो, रस्सी को स्लैक होने का डर है। ठीक है, तो इस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन इस रस्सी का टेंशन दे रहा है ना, कि रॉड, रस्सी फोर्स लगा रही है ना, तो रस्सी को स्लैक होने का डर है। तो अगर रस्सी को स्लैक होने का डर है, चाहे रस्सी छोटा रखो तो चाहे रखो बड़ा, तो बात एक ही है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ना इस तरीके से है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसकी स्पीड यू देना है, टोटल लेंथ 2 मीटर है। ये मिनिमम स्पीड कितनी हो ताकि सर्कुलर मोशन हो जाए? रस्सी छोटी हो या बड़ी, पॉइंट नोट करना, रस्सी छोटी हो बड़ी, उसको सिलेक्ट होने का डर है। तो जहाँ छोटी रखो या बड़ी रखो, बात एक ही है। क्योंकि इस ब्लॉक के मोशन में टेंशन टी रस्सी दे रहा है, रस्सी का टेंशन की टेंशन एबीडी में दिखेगी, तो उसको जीरो होने का डर है कहाँ पे? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो मिनिमम स्पीड जो होती है दैट इज नथिंग बट √5g/L, L यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, दैट इज 2। तो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि G10 5 × 2 10 मीटर पर सेकेंड। इट्स आंसर इज सी पार्ट। नाउ ये जो क्वेश्चन है एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन अगेन 50% के लेवल पे है। आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। A particle is attached to the one end of the rigid rod. The rod is hinged at the other end and rotate in horizontal plane. एक horizontal plane में एक लाइट पार्टिकल है जिसका लाइट कर रहा है, एक पार्टिकल जिसका मास m है जो कि घूम रहा है about the hinge. It angular velocity increases, इसका ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट रेट मतलब अल्फा कांस्टेंट, अल्फा इज कांस्टेंट. The mass of the particle is m. The force exerted by the rod on the particle is F. Then choose the correct alternatives. Multiple choice questions है इसमें। देखो तो इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कौन करा रहा है? इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन ये रॉड करा रहा है, क्योंकि रॉड अटैच है तो रॉड फोर्स लगा रहा होगा। तो इस पार्टिकल पे एक तो फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगेगा, अगर मैं ऐसे दिखाऊं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस मेरे तरफ है, तो एक तो फोर्स इधर लगेगा, तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट इज समथिंग बट एम आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ये लगेगा। दूसरा, इस पार्टिकल के एम जी को भी रॉड का नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा होगा एन, और एन किसके बराबर होगा? एम जी के। मतलब ये जो रॉड है ना, ऐसे रॉड, वो इस पार्टिकल के वेट को भी बैलेंस कर रहा होगा, तो रॉड इस पार्टिकल पे एन ऊपर को लगाएगा और वो एम जी के बराबर होगा। तो रॉड ने इस पार्टिकल को फोर्स लगाया, एक तो एन लगाएगा, दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, एक और चीज लगाएगा, अल्फा भी तो है कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा। और अगर ये ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ऐसे ऐसे, तो टेंजेंशियल फोर्स अंदर को लगाएगा ऐसे, इस तरीके से। तो वो जो टेंजेंशियल फोर्स होगा एफ टी, दैट इज एम इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? आर अल्फा, ये बन गया। तो अगर मैं फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखूं ना, फोर्स का वेक्टर फॉर्म मैं लिखूंगा, ये इधर है तो एक्स का उल्टा, तो माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर आई कैप, ये एम जी ऊपर को रहा है तो मैं लिखूंगा एम जी इंस टू जे कैप, और ये अंदर क्यों रहा है? माइनस एम आर अल्फा इंटू के कैप। बेसिकली ये जो फोर्स है वो कौन लगा रहा होगा? रॉड लगा रहा होगा इस पार्टिकल पे। कह रहा एफ इज ग्रेटर देन एम जी, यस ऑफ कोर्स एम जी ज्यादा भाई। इस एफ का जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड वो होगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसमें से एम कॉमन आ जाएगा, इसमें से एम कॉमन हो जाएगा, और अंडर रूट बनेगा आर अल्फा का स्क्वायर, आर अल्फा का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर यहाँ पे प्लस इसका स्क्वायर, आर इंटू ओमेगा। अच्छा, ओमेगा इज नथिंग बट अल्फा टी, बिकॉज अल्फा इज कांस्टेंट, तो ओमेगा इज अल्फा टी। मैं यहाँ लिखूंगा अल्फा टी का होल स्क्वायर। दिस इज द नेट फोर्स। अच्छा, ये नेट फोर्स हमेशा एम जी से ज्यादा होगा, क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू है, ये भी नॉन जीरो वैल्यूज है, तो एफ इज ग्रेटर देन एम जी। इक्वालिटी होल्ड करेगा? नो। क्यों भाई? टी की जगह पे अगर जीरो प्लेस करते हो तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, बट अल्फा तो कांस्टेंट है, ये जीरो नहीं है, तो ये टर्म्स आ गया ना, दैट मीन्स एफ मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी। एम जी से तो हर हाल में ज्यादा होगा, इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, ये पार्ट गलत है। इज कांस्टेंट? नो, टाइम का फंक्शन है। द एंगल बिटवीन एफ एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन
डिक्रीजेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल पता करना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ये वाला जो प्लेन है ना, इस प्लेन के साथ नेट फोर्स का एंगल पे क्या असर पड़ रहा है ये निकालना है। अच्छा, द एंगल बिटवीन एफ एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन डिक्रीजेस, द एंगल बिटवीन एफ एंड रॉड डिक्रीजेस। ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो मुझे बताओ टाइम के साथ t बराबर 0 पे, t की जगह पे 0 प्लेस करोगे ना, 0, t वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि अल्फा t है ना, ओमेगा अल्फा t है, तो i में फोर्स 0 हो जाएगा, i में तो फोर्स 0 हो जाएगा, तो फोर्स j और k में होगा, बस j और k में होगा। रिपीट कर रहा हूँ, j और k में होगा। तो j किधर है, ऊपर की ओर है, और k किधर है, अंदर की ओर। तो t बराबर 0 पे जो फोर्स होगा वो j के प्लेन में होगा क्योंकि ओमेगा 0 होगा, यही तो टर्म है, r अल्फा r ओमेगा। 1 सेकेंड, ये r ओमेगा का स्क्वायर है ना, तो इसका भी पावर, 1 सेकेंड, इसको तुम पता है कितना लिखोगे, m कॉम ई आर ओमेगा का स्क्वायर ना, तो r और ओमेगा का स्क्वायर बनेगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बनेगा, ये है बेसिकली दिस टर्म इज दिस वन, r ओमेगा स्क्वायर दिस वन। ओके, तो इसमें t के जगह पे 0 प्लेस करो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिर्फ जे कैप और के कैप में फोर्स होगा, जे के प्लेन में, मतलब वाई जेड प्लेन में फोर्स होगा। तो वाई ये है और जेड अंदर की ओर है, तो ये फोर्स ऐसे है, फोर्स ऐसे है। लेकिन टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है कि ये फोर्स और आ रहा है, ये फोर्स और आ रहा है, ये वाला फोर्स। अच्छा मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, ये है, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल है, और इनिशियल फोर्स ऐसा है, ये कांस्टेंट फोर्स है जो कि ऐसा है, ऐसा है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, तो ये तो एंगल ये है, ये है। अब x में फोर्स इंक्रीज करेगा, x में फोर्स इंक्रीज करेगा, तो ये जो वेक्टर होगा वो x की तरफ बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा ऐसे, तो इस प्लेन के साथ जो एंगल होगा ना वो भी ड्रॉप करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जो कि ऐसे घूमते हुए इसमें आ जाएगा, तो प्लेन के साथ 0 एंगल बनेगा, तो डिक्रीज तो करेगा, द एंगल बिटवीन एफ एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन डिक्रीज, यस कर रहा है। समझ गया ना कैसे, देखना ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, t बराबर 0 पे सिर्फ ये और ये फोर्स होगा, ये और ये फोर्स होगा, तो ये जे कैप है और ये के कैप है, तो जे का मतलब ऐसे और के का मतलब ऐसे, तो फोर्स कुछ ऐसे होगा, ऐसे, मतलब फोर्स कुछ ऐसे है, इस तरीके से, मतलब मान के चलो ये फोर्स इधर है, इधर है, और एक्स एक्सिस ऐसे है, ऐसे है, ये पूरा प्लेन ऐसे है। तो अगर ये पूरा प्लेन ऐसे है तो जो प्लेन के साथ एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा, दिस लेंथ अपान दिस लेंथ, ये बनेगा। अब क्या हुआ, जब एक्स एक्सिस आने लगेगा तो वेक्टर क्या उधर रोटेट करेगा, 1 सेकेंड। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, उसमें ये फोर्स है, जब एक्स में फोर्स बढ़ेगा तो ये जो भी वेक्टर है वो एक्स की तरफ मूव करेगा, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल घटेगा, तो इस प्लेन के साथ भी तो घटेगा क्योंकि प्लेन में फोर्स बढ़ रहा है, तो नेट फोर्स उस प्लेन में झुकेगा, तो जब प्लेन में झुकेगा तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन डिक्रीजेस, यस डिक्रीज करेगा, इसको भी डिक्रीज करना है। 1 सेकेंड, ओके, तो मैं जो कह रहा था हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसकी बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये क्यों घट रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा है, अच्छा इस प्लेन में फोर्स कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स और जेड है, देखो वाई ऊपर की ओर है, एक्स और जेड, एक्स ये वाला और ये वाला एक्स जेड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है। अच्छा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वाई एम जी है, तो वाई में फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट एम जी है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो फोर्स है, फोर्स वो तो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ये कांस्टेंट ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो फोर्स है वो इंक्रीज कर रहा है, जबकि वाई का फोर्स कांस्टेंट है, तो क्या वो वेक्टर उस हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ घूमेगा, यस वेक्टर उधर मूव करने लगता है, इधर फोर्स इंक्रीज करने लगता है। तो एक्स वाई प्लेन का फोर्स ये है और ये फोर्स बढ़ रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ घूमेगा, तो एंगल डिक्रीज करेगा, यस सी पार्ट इज करेक्ट। अगर कोई पूछा ना एंगल बताइए कितना होगा, वो एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल आएगा ना, अगर एंगल बीटा है तो मैं लिखूंगा
tan बीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट कितना है mg इन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन का फोर्स कौन सा है, ये और ये है, तो m r ओमेगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस m r अल्फा का स्क्वायर, ये है बेसिकली। अगर क्वेश्चन पूछता कि बताओ हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ क्या एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, तो मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन का फोर्स निकालूंगा, वर्टिकल का फोर्स निकालूंगा, और वर्टिकल का फोर्स को अगर हॉरिजॉन्टल के फोर्स से डिवाइड कर दूं तो क्या इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल आ जाएगा, ऑफ कोर्स आ गया। और चूंकि ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो बीटा को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। द एंगल बिटवीन द एफ एंड रॉड डिक्रीजेस, रॉड का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस है, रॉड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, तो एक्स के साथ फोर्स पे क्या असर पड़ रहा है, इसकी बात करेंगे। एक्स के साथ फोर्स पे क्या असर पड़ रहा है, देखो ये सारे के सारे फोर्सेस, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बट एक्स में फोर्स इंक्रीज कर रहा है ओमेगा की वजह से। अगर एक्स में फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो वेक्टर को एक्स की तरफ बेंड करना ही पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स किसी डायरेक्शन में अगर फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट को जाना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट को एक्स की तरफ भी बेंड होना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करेगा, मतलब फोर्स इंक्रीज कर रहा है, फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो एंगल डिक्रीज करेगा। तो सी एंड डी पार्ट इज करेक्ट। कोई पूछता कि वाला एंगल बताइए, अगर वो एंगल अल्फा होता है एक्स के साथ तो आर अल्फा डायरेक्शन को साइन कॉस अल्फा आपको पढ़ाया जाता है, कॉस अल्फा इज आर एक्स क्या है, ये है, क्या करेंगे, आर एक्स क्या है, ये है एम आर एंड डिवाइड बाई इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ आई के एफिशिएंट का स्क्वायर जे का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू अब क्वेश्चन में ये है कि घट क्यों रहा है, अरे ऑफ कोर्स घटेगा यार, समझ गए, जब एक्स में फोर्स इंक्रीज करेगा तो वेक्टर एक्स की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घूमेगा ही घूमेगा, तो एक्स के साथ भी एंगल घटेगा तो डिक्रीज करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, ये कह रहा है कि अ सर्कुलर रॉड ऑफ रेडियस आर इज बैंक्ड फॉर द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ क्वेश्चन है, देखो, अ कार ऑफ मास एम attempt to go on the circular road, the friction coefficient between the tire and the road is negligible. Okay, friction नहीं, negligible है, correct option is the car can make a turn without skidding. If the car turn at speed less than इतना it will slip down. The car turn at constant speed इतना, the force by the road on the car is this one. The car turn on the correct speed इतना, the force by the road on the कार इज ग्रेटर देन mg एज वेल एज ग्रेटर देन, ये बात करनी है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, करेक्ट अल्टरनेटिव लेवल्स में लिख ले रहा हूं, अगेन 50% का लेवल है। अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर इज बैंक्ड एट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर किलोमीटर। इसका मतलब क्या होता है, इस भी का मतलब क्या होता है, इस भी का मतलब होता है कि जो सेफ टर्न के लिए जो बैंकिंग है tan थीटा, भी स्क्वायर की वैल्यू होगी आर जी tan थीटा, आर जी tan थीटा, ये बन गया इक्वेशन, आर जी tan थीटा। अ कार ऑफ मास m अटेम्प्ट टू गो ऑन द सर्कुलर रोड, और उस बैंक रोड पे, ऐसा बैंक रोड है, ठीक है, एंगल थीटा का, और कार इस रोड पे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे, तो ऐसे कार, ऐसे रोड है ना, ऐसे रोड, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा इस रोड पे, ऐसे, ये रोड ना पूरा ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे, तो ऐसे घूमेगा हॉरिजॉन्टल सर्कल पे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज नेग्लिजिबल, करेक्ट ऑप्शन इज द कार कैन मेक अ टर्न विदाउट स्किडिंग। विदाउट स्किडिंग, क्या बिना स्लिप किए कार टर्न कर सकता है, यस कर सकता है, अगर वो इस पर्टिकुलर स्पीड को फॉलो किया तो। और उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वही उसको क्या प्रोवाइड कर देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा फॉर सेफ टर्निंग, फॉर सेफ टर्निंग। यस सही कह रहा है, कैन है ना, कैन कर सकता है, यस कर सकता है, बिना स्लिप किए कर सकता है, विदाउट स्किडिंग, बिना स्लिप किए,
कार ना नीचे स्लिप करेगा ना ऊपर स्लिप करेगा, और वो ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे घूम सकता है अगर वो इस स्पीड से गया तो। द कार कैन टर्न एट स्पीड लेस देन इतना, इट विल बी स्लिप डाउन। जब स्पीड कम होगा तो, स्पीड कम होगा तो क्या स्लिप नीचे कर करेगा? यस ऑफ कोर्स, सही कह रहा है, कार को स्लिपिंग नीचे कर होगी। द रीजन क्लियर है कि अगर तुम इसी के फ्रेम पे चले जाओ, फ्रेम पे जिस ओमेगा से घूम रहा है या जिस स्पीड से, उसी ओमेगा से अगर तुम घूमोगे तो सेंट्रीफ्यूगल अवे काम करेगा, दैट इज mv²/r। अगर ये स्पीड कम हुआ तो mg का जो कंपोनेंट इधर आएगा, देखो अगर ये मोशन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन हो रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन हो रहा है तो ये स्पीड अगर कम होगी तो इधर नीचे गिरने के चांसेस है, और ये स्पीड ज्यादा होगी तो ऊपर जाने के चांसेस है। तो अगर v40 से कम है तो स्लिप डाउन होने के चांस है। स्लिप डाउन ऑफ कोर्स सही है ना। देखो इसके फ्रेम से जब तुम इसको ऑब्जर्व करोगे तो इस पे नेट फोर्स 0 आएगा, क्योंकि तुम उसी ओमेगा से घूम रहे हो जिस ओमेगा से टायर घूम रहा है या कार घूम रहा है, तो तुमको स्टेशनरी नजर आएगा। तो बीडी में एन दिखाओगे, एमजी दिखाओगे, सेंट्रीफ्यूगल दिखाओगे, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए हर डायरेक्शन में इस फ्रेम से। तो अगर अब तो इधर नेट फोर्स भी बैलेंस होना चाहिए, एन तो इधर आएगा नहीं, तो mv²/r का ये वाला कंपोनेंट mg के इस कंपोनेंट को बैलेंस करेगा। तो अगर ये वैल्यू कम हो गई तो इधर का कंपोनेंट कम हो जाएगा, कम हो गया तो mg का ये वाला कंपोनेंट ज्यादा हो गया, स्लिप नीचे कर जाएगा। तो यस, बी पार्ट करेक्ट, डाउन, स्लिप डाउन करेगा। इफ द कार टर्न एट कांस्टेंट स्पीड 40, द फोर्स एक्सटेड बाय द रोड ऑन द कार इज इक्वल टू दिस वन। कार ने इस पे कितना फोर्स लगाया होगा? अच्छा, कार ने जो फोर्स लगाया है, कार पे जो रोड ने फोर्स लगाया है वो कुछ और नहीं है, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन है, सिर्फ नॉर्मल, और कोई फोर्स नहीं है। तो मुझे बताना, क्योंकि इस फ्रेम से देखने पे इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है कार पे, तो इसका रिजल्टेंट को एन को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी तो नेट फोर्स 0 है। दैट मीन्स एन इज नथिंग बट mg का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो m इज g का स्क्वायर प्लस mv²/r का होल स्क्वायर का रूट, n बन गया। तो ये सही कह रहा है। डी पार्ट, इफ द कार टर्न एट करेक्ट स्पीड इतना, द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज ग्रेटर देन mg एज वेल एज mv²। यस भाई, जो फोर्स लगा रहा है रोड वो इसके बराबर लगा रहा है, तो ये फोर्स mg से भी ज्यादा है और mv²/r से भी ज्यादा ही है। दैट मीन्स इसका डी पार्ट भी करेक्ट है। तो इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, 16। ये कह रहा है कंसीडर द कंडीशन सोन इन द फिगर। इसको 55% के लेवल पे, कंसीडर द कंडीशन सोन इन द फिगर, द पुली इज massless, frictionless, spring are massless, both block are released with the spring in their natural length। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, वीडियो को पास करना, सॉल्व करना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैक्सिमम इलोंगेशन इज स्प्रिंग S1 is this one, maximum elongation is spring S2 is this, S1 is this one, M over M2 both will come to initial rest, etc. सॉल्व करना। ओके, एक काम करते हैं, दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में। अब मैं क्या करूंगा ना, इसको m1g वेट कभी तो थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं होगा, और ये भी थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं होगा, m2g। अब पूरे रस्सी को ना सीधा कर दो, ऐसे पूरे रस्सी को सीधा कर दो। पुली मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है, पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। ओके, और ये रस्सी है तो जितना पॉइंट ही ऊपर को जाएगा ये पॉइंट उतना ही नीचे को रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है। इस पूरी स्प्रिंग को सीधा करो, क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए सीधा कर दो। जब पूरे को सीधा करोगे ना तो ये हो जाएगा इस तरीके से, एक ब्लॉक ऐसे, एक स्प्रिंग ऐसे, एक स्प्रिंग ऐसे, एक ब्लॉक ऐसे। ये है m2g, दिस इज m2 एंड दिस इज m1। तो ये है m2g का फोर्स है, स्प्रिंग कांस्टेंट k2, ये है k1, ये है m1g। पूरे रस्सी को मैंने सीधा कर दिया। ओके, अब कह रहा है मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग S1। S1 का मैक्सिमम इलोंगेशन बताइए। S1 मतलब इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, इसमें कितना होगा मैक्सिमम इलोंगेशन?
ये कंडीशन है, और रस्सी को सीधा कर दिया। तो इसी वेट की वजह से ये इधर भागेगा और इस वेट की वजह से इधर भागेगा, और मुझे बातों को समझना है। ओके, तो एक काम करते हैं, एक के फ्रेम पे जाते हैं और दूसरे के मोशन को स्टडी करते हैं बात को समझने के लिए। तो चलो, मान लो किसी टाइम पे स्प्रिंग इलोंगेशन एक्स है, किसी टाइम पे इस स्प्रिंग में इलोंगेशन एक्स है, इस ब्लॉक की वीडियो बनाएंगे M2 की। तो ये वाला फोर्स क्या दिखाओगे? अच्छा, इसमें इलोंगेशन मान लो x1 होता है, x2 होता है, और इसमें इलोंगेशन x1 होता है। इसमें इलोंगेशन x2, इसमें x1 होता है। ओके, तो ये सीरीज है, दोनों स्प्रिंग सीरीज। सीरीज की खासियत है कि k2 x2 इज इक्वल टू k1 x1 लिख सकता हूं। तो इक्विवेलेंट का हेल्प ले लो ना, इतना क्यों दिमाग लगना, सीधे इक्विवेलेंट का हेल्प लो। k1 k2 सीरीज में, तो पूरा क्वेश्चन ऐसा बन गया, ये M2। ओके, अच्छा एक और बात, जिस वक्त x1 मैक्सिमम होगा उस वक्त x2 भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि k1 और k2 कांस्टेंट है। तो जिस वक्त x1 मैक्सिमम होगा उस वक्त x2 भी मैक्सिमम होगा। ये वाला फोर्स क्या है? M2G है। ये फोर्स क्या है? M1G है। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और K इज नथिंग बट K1 K2 अपन K1 प्लस K2। अब किसी टाइम पे मान लो इस स्प्रिंग में टोटल इलांगेशन x होता है, x, तो x इज नथिंग बट x1 प्लस x2। इसका इलांगेशन, इसका समेशन x के बराबर हो। अब इस ब्लॉक की वीडियो बनाओ। ये वाला स्प्रिंग फोर्स kx ऐसे दिखाओगे, ये वाला M2G ऐसे दिखाओगे। अब इसका एक्सेलरेशन लेट इधर है, तो इस a की वैल्यू होगी kx माइनस M2G डिवाइड बाई M2। kx माइनस M2G अपान M2 से डिवाइड कर दिया, आ गया एक्सेलरेशन। इसके फ्रेम पे खड़े होके इसके मोशन को ऑब्जर्व करो। चलो इसकी एबीडी बनाते हैं M1G की। तो ये वाला फोर्स तो M1G दिखेगा, स्प्रिंग फोर्स K इंटू एक्स दिखेगा, भाई इस इलोंगेशन x है ना इसमें, तो kx पीछे दिखेगा। बट इसके पास एक्सेलरेशन a है, तो इस पे सूडो फोर्स उल्टा लगेगा। जो सूडो फोर्स लगेगा वो M1 इंटू इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो कि a है, क्या कर दो यहाँ पे, दैट इज kx माइनस M2G डिवाइड बाई M2। ये बन गया। अब तुम देखना, तो अगर मैं पूछूं कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है, तो इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स है वो इस फोर्स में दोनों फोर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो M1G माइनस kx माइनस ये बनेगा M1 अपान M2 इंटू kx मल्टीप्लाई, और ये इधर आएगा तो M2 से M2 कट बनेगा माइनस M1G, ये बन जाएगा। ऐसा माइनस कर रहा है ना, तो M1G में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो माइनस बनेगा, ये हो जाएगा प्लस। तो ये नेट फोर्स की वैल्यू हो गई, दैट इज 2M1G, और यहां से बनेगा M2 इधर भेज दो, kx कॉमन आ रहा है, ये बनेगा M1 प्लस M2 अपान M2, ये बन गया। अच्छा, इस F वर्क कैसे थ्योरम लगाते हैं, इसके फ्रेम से अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये ब्लॉक भागता रहेगा, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसका वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर करते हैं। इसका वर्क डन क्या होगा, 2M1G इंटू dx, और इसका बनेगा M1 प्लस M2 अपान M2 इंटू kx इंटू dx। नाउ इंटीग्रेशन, ये नेट फोर्स, इस पे लगने वाला नेट फोर्स इसके फ्रेम से मैं दिखा दिया, नेट फोर्स इतना लगा। अच्छा, ये तो मैं मेथड ना 1 बता रहा हूं, मेथड 1 बता रहा हूं। अच्छा, मैक्सिमम इलोंगेशन 0 से लेके x तक चलेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। द रीजन इज क्लियर, ये ब्लॉक इसके फ्रेम में तब तक भागता रहेगा आगे की ओर जब तक इसकी स्पीड 0 ना हो जाए, उसी टाइम पे इसका इलोंगेशन सबसे ज्यादा आएगा। ओके, तो फाइनल एनर्जी 0, इनिशियल भी एनर्जी 0 थी, इनिशियली रिलेटिव वेलोसिटी 0 थी क्योंकि दोनों ही रेस्ट में थे। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा 2M1Gx इज इक्वल टू, ये बनेगा M1 प्लस M2
अपान m2 इंटू के एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका x आएगा वो हो जाएगा, तो x इज नथिंग बट 2 को इधर भेजो तो बनेगा 4 m1 m2 g डिवाइड बाई k m1 प्लस m2। ये तो बन गया नेट इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन। लेकिन उन्होंने पूछा है कि दोनों स्प्रिंग का इलोंगेशन बताइए, तो आप क्या करोगे, k2 x बराबर k1 x1 और x बराबर x1 प्लस x2 x आपको पता है, तो इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे हम, x1 x2 निकालना पड़ेगा। उन्होंने किसमें पूछा इलोंगेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग S1 में निकालना है, S1 मतलब आपको x1 निकालना है। तो इसमें क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 की जगह पे क्या लिखोगे, k1 x1 अपान k2, k1 x1 अपान k2। तो इससे x1 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज kx अपान k1 प्लस k2। देखिए k2x अपान ये तो खैर आ गया, आंसर तो मिल गया, बट इसके अलावा मैं चाहता हूँ एक काम कर सकता, के एक्स नेट फोर्स के एक्स बराबर k1 x1 प्लस k2 x2, क्योंकि सब सीरीज में है तो सीरीज में नेट फोर्स बैलेंस होता है। तो यहाँ से तो मैंने इस दोनों इक्वेशन का हेल्प लिया और ये x1 निकाल लिया, तो x1 वैल्यू आएगी k2x अपान k1 प्लस k2, उठा के यहाँ पर दो, तो x1 जो आएगा हमारा जो आंसर है वो है k2x, अब k2 4, इसमें k का भी तो टर्म बचा हुआ है, हालांकि k का टर्म उठा के रख दोगे तो आंसर मिल जाएगा। देखो ना, एक बात बताता हूं, एक बार ये x निकल गया ना, इसके बाद मैं एक डायरेक्ट अप्रोच यूज करूंगा, देखो उससे सीधे आ जाएगा आंसर इस तरीके से। ये इस यहाँ का k2x2, यहाँ का k1 x1 और यहाँ k x हमेशा बराबर होगा, सीरीज की खासियत है, k1 x1 बराबर k2 x2 बराबर kx, इस सीरीज की खासियत है। तो आपने x निकाल लिया, अब ये भी मैं बता दूंगा बट इसका मैं हेल्प लेके आंसर पहले बताऊं। तो यहां से आएगा आपका x1 चाहिए ना, तो x1 आएगा आपका kx अपान k1, ये बनेगा, और kx कितना आएगा, इधर भेज दो, kx इधर भेज दो, तो ये पूरा टर्म बचेगा, तो हो जाएगा कितना 4 m1 m2 g अपान k1 m1 प्लस m2। सिमिलरली कोई पूछे x2 बताइए, x2 किसमें आएगा, पूरा टर्म यही रहेगा 4 m1 m2 g अपान ये k1 की जगह पे k2 हो जाएगा बस, और m1 प्लस m2 हो जाएगा। सिमिलरली अब देखो 4 m1 m2 जी k1 इतना, यस सही कह रहा है, x2 में ये भी सही कह रहा है, आपने समझ लिया होगा बात को। तो मैंने इसके साथ से निकाल लिया, और यही चीज x1 इससे भी निकाल सकते हो, k2 ये पूरा वैल्यू रख दो, और कैपिटल k की वैल्यू निकाली हो तुम, ये भी उठा के रख दो इसके जगह पे, सॉल्व करोगे x1 इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको अटेम्प्ट करके दिखाया, ये सेकेंड पार्ट का आंसर था। 1 सेकेंड, इफ m1 बराबर m2 बोथ ब्लॉक विल come to instantaneously rest simultaneously, rest simultaneously, ये बात समझना पड़ेगा हमें। देखना वापिस इसी क्वेश्चन पे आता है, कह रहा क्या दोनों एक साथ रेस्ट पे आएंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। मुझे ये बताओ, एक साथ रेस्ट पे आता है, ओके तो जो अगला पार्ट है m1 और m2 बोथ ब्लॉक विल कम टू बी रेस्ट साइमल्टेनियसली, इस पे हम बात करेंगे। देखो इसके लिए हमें थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का हेल्प लेना पड़ रहा है। मैंने क्या किया, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे, देखो कितना आएगा। ये सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है, m1g माइनस m2g है, स्प्रिंग फोर्स तो इंटरनल तरह से गायब हो जाएगा, तो जो नेट फोर्स आएगा दैट इज m1g
माइनस M2G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। दैट मीन्स ACM जो आएगा दिस इज M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2। अगर M1 और M2 बराबर है तो ACM कितना आएगा? 0। सेंटर ऑफ मास ग्राउंड फ्रेम में रेस्ट पे रहेगा। एक्सेलरेशन 0 है और सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑलवेज 0 रहेगी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑलवेज 0 रहेगी। तो VCM होता है आपका M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो ये तो टर्म 0 है। अगर ये टर्म 0 है तो अगर V1 0 होता है तो V2 को 0 होना ही पड़ेगा, तभी जाके ये होल्ड करेगा, अदरवाइज होल्ड नहीं करने वाला। VCM 0 है। अगर VCM 0 है हमेशा अंडर दिस कंडीशन, अगर VCM 0 है तो V1 0 होगा तो V2 को भी 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स साइमल्टेनियसली रेस्ट में आएंगे। तो ये सही कह रहा है, इसका सी पार्ट करेक्ट है। इफ K1 और K2 बोथ ब्लॉक विल कम टू इनिशियल रेस्ट साइमल्टेनियसली, नो। K1 K2 से कोई लेना देना नहीं है, M1 M2 से लेना देना है। अगर M1 M2 इक्वल है तभी जाके ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो होमवर्क के अंदर है और इसका जो लेवल है ये मान के चलो ये 65% के लेवल पे है और ये होमवर्क क्वेश्चन से आपको करना है। नाउ दिस इज द मिनिमम सो दैट पार्टिकल कैन रीच द ओरिजिन्स। ओके, ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, तो बट ठीक है, होमवर्क में नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी होमवर्क क्वेश्चन है और इसका जो लेवल है अगेन 65% है। एक और क्वेश्चन इस पे आता है, ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का नंबर है 19 और ये भी होमवर्क क्वेश्चन है जिसका लेवल है अगेन 60%। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया होमवर्क करने के लिए। आई थिंक एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, नहीं ओके 3 क्वेश्चन आप रहने दीजिए, 3 क्वेश्चन होमवर्क का, बाकी क्वेश्चन आप मैं कल की क्लास में डिस्कस करता हूँ। इसके साथ और भी क्वेश्चंस कल रो के पार्ट जो आएंगे वो आना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।